वेलकम बैक टू अवर चैनल यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 9 देखेंगे, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहाँ पर लोगों की लाइफ कैसी होती है। सबसे पहले हमें क्या बताया गया अपनी बुक में? सबसे पहले हमें बताया गया फॉरेस्ट के बारे में कि फ़ॉरेस्ट क्या होते हैं। जो फॉरेस्ट हैं उनका मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर वेजिटेशन हो, जहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो, तो वो फॉरेस्ट मान लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ग्रासलैंड ग्रासेस वगैरह होंगी, डोमिनेंट होगी उस रीजन में, तो आप मान लोगे वो ग्रासलैंड होता है, ठीक है। ग्रासलैंड जो है हमारी अर्थ पे लगभग 1/4 है, ठीक है, 1/4, याद रखना ये बात। यहाँ जो पौधे हैं वो क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल पर निर्भर करते हैं, मेनली क्लाइमेट पर निर्भर करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड। और दुनिया में जो ये ग्रासलैंड है ये 2 टाइप्स के बांटे गए हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है टेम्परेट रीजन के, एक ट्रॉपिकल रीजन के। हमें टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड पढ़ने हैं आज सिर्फ, और ट्रॉपिकल का आपने चैप्टर 6 में देखा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेयरी। प्रेयरी जो होते हैं ये अमेरिका है। अमेरिका में कनाडा और अमेरिका, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कुछ क्षेत्रों में प्रेयरी ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि पेड़ जो होते हैं वो रिवर के पास मिलेंगे, लेकिन जो माउंटेन्स वाला रीजन है, थोड़ी सी सरफेस ऊपर है, वहाँ पर आपको सिर्फ ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। और 2 मीटर से ऊपर की हाइट होती है, 2 मीटर कुछ की हाइट के यहाँ के ग्रासेस होती हैं, इसलिए इसे सी ऑफ ग्रास भी कहा जाता है। ये जो प्रेयरी होते हैं रॉकी माउंटेन के वेस्ट में और ग्रेट लेक के ईस्ट में है। मतलब ये जो प्रेयरी हैं ये बीच में पड़ते हैं, यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स और यहाँ पर आपका लेक्स, सुपीरियर लेक वगैरह, लेक्स के बीच में ये वाला जो रीजन है ये आपका ग्रासलैंड का है, ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो प्रेयरी है मोस्ट ऑफ द पार्ट अमेरिका में ही है और कुछ कनाडा का हिस्सा है। यूएसए में जो इन एरियाज़ में जो रिवर है वो मिसिसिपी है, कनाडा में सास्काचवान है, सास्काचवेन। और इसके बाद हमें बताया गया वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ पर हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो आपको गर्मियों में देखो वार्म मिलेगा 20 डिग्री तक, और अगर सर्दियाँ आती हैं तो -20 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक लोकल विंड बहती है चिनूक नाम से, इस वजह से सर्दियों में जो बर्फ़ जम भी जाती है ना घास पे, वो पिघल जाती है फॉर पास्टर लैंड के जो भी चरवाहे हैं वो अपने ग्रेजिंग करवा सकते हैं। अब फ्लोरा और फौना की बात करें यहाँ पर, तो पानी जो है वो मॉडरेट लेवल पर है, मॉडरेट रेनफॉल होता है। तो ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे मेन मिलते हैं जो रिवर के पास, जैसे मिसिसिपी वगैरह है, इनके पास अगर रीजन है तो वहाँ पर विलोज़, एल्डर्स, पॉपुलर्स ऐसे पेड़ उगते हैं। यहाँ पर बारिश जो होती है 50 सेंटीमीटर के तकरीबन होती है, जिस वजह से फार्मिंग भी अच्छी खासी यहाँ पे की जा सकती है, फर्टाइल सॉइल हो जाती है। मेजर क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है मेज़, मक्का और कुछ क्रॉप्स लाइक पटेटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फ़ा यहाँ पे उगाया जाता है। ये जो एरियाज़ है यहाँ पे बारिश बहुत ही कम और रिलायबल है, इस वजह से वहाँ पे घास भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ रीजन में तो अच्छी खासी है, लेकिन कुछ में जहाँ पर आपको पानी की कमी मिलेगी, बारिश कम मिलेगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कैटल रियरिंग की जाती है, वहाँ पर पशुपालन होता है। यहाँ पर रेंचेस बनाए गए हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े, मूवीज़ में देखा होगा, एक हैना मोंटाना की मूवी आई थी माइली साइरस की, तो ऐसे एक पूरा का पूरा एक रेंचेस बनाए जाते हैं जिसमें बाइसन ऐसे कुछ आपने एनिमल देखे होंगे वो मिलते हैं। काउबॉय इनकी प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं, पशुपालन करते हैं दूध के लिए, मांस के लिए, ठीक है। तो मतलब इसका ये है जहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल है वहाँ पर तो हम देखते हैं मेजर क्रॉप्स उगाई जाती है, जहाँ पे बारिश की कमी होती है वहाँ पर ग्रासलैंड्स है।
जहाँ पे बारिश की थोड़ी कमी होती है वहाँ पे आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। वहाँ पर रियरिंग का काम किया जाता है, एनिमल्स रियरिंग का काम किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, रैंचेस होते हैं। बाइसन जैसा बफेलो जो है ये हमें अमेरिका में देखने को मिलेगा, इस रीजन में। लेकिन अब इन एक्सटिंक्ट की कगार पे आ गया बिकॉज लोग यहाँ पे हंटिंग कर रहे हैं ना इनकी, इसलिए आज इसे प्रोटेक्टेड स्पीसीज का दर्जा दे दिया गया। इस रीजन में रैबिट्स, कोयटिस और गोफर्स, प्रेयरी डॉग ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर बताया गया यहाँ के लोगों के बारे में, लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग है। उन्होंने वहाँ जो भी रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। जैसे कि क्योंकि अमेरिका और कनाडा है इसलिए यहाँ पर साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइनर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फूड प्रोडक्शन अच्छा खासा हो गया है। इसी वजह से इसे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हिंदी में इसे बोलेंगे विश्व का धान्यागार, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरे नंबर पे यहाँ जो प्रोफेशन है वो है डेयरी फार्मिंग का। यहाँ पर डेयरी फार्मिंग की जाती है। वो इंडस्ट्री डेवलप हो गई है लेक से लेकर ग्रेट लेक से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक के रीजन में। डेयरी फार्मिंग जो है और एग्रीकल्चर दोनों की वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रमोट हुई हैं यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं लाइक कोल एंड आयरन। और यहाँ पे रोड, रेलवे, कैनाल्स तो हैं ही डेवलप। इस वजह से ये रीजन इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन के अंदर गिना जाता है। इसके बाद बात करेंगे वेल्ड की। वेल्ड से पहले इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेयरी जो है ये शब्द कहाँ से आया, तो लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज़ प्रियाटा, जिसका मतलब होता है मीडो। मीडो का मतलब होता है ग्रासलैंड। फिर इसके बाद है ग्रासलैंड ऑफ प्रेयरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। ये जो प्रेयरी के घास के स्थल हैं ये रेड इंडियंस के घर थे, अमेरिका की ओरिजिनल पॉपुलेशन। और प्रेयरी जो थे और भी थे, जैसे रेड इंडियन है, इसके अलावा यहाँ पर और भी तरह की कम्युनिटी रहा करती थी, और भी ट्राइब थी लाइक अपाची, क्रो, क्री एंड पाउनी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट बॉक्स है। इसके बाद चिनूक के बारे में बताया कि गर्म हवा होती है, ये विंटर के टाइम पे बहती है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग ऑफ स्नो स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमें पास्चर लैंड मिल जाता है फिर से एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए। फिर इसके बाद बाइसन आप देख ही सकते हैं। कंबाइन एक ऐसी मशीन होती है जो सारे टास्क साथ में कर लेते हैं, सोइंग, प्लोइंग एंड थ्रेशिंग। अमेरिका की वो इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो प्रेयरी मैदान के पास हैं, इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं अमेरिकन प्रेयरीज़ के पास। प्रेयरी जहाँ पर है वो है चिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कैंसास, डेनवर। और कनाडा की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वो है एडमॉन्टन, सस्काटून, कैलगरी एंड विनीपेग। विनीपेग तो वहाँ रिवर भी है। तो एक बार मैप भी देख लेते हैं। अमेरिका और कनाडा। अमेरिका का ये वाला रीजन हमने ग्रासलैंड के लिए पढ़ा, जो कि रॉकी माउंटेन से घिरा हुआ है, और उधर 5 लेक से घिरा हुआ है। और जो कनाडा है और अमेरिका है ये दोनों की तरफ ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं। रिवर हमने देखी थी यहाँ पर सस्काचुआन, जो कि कनाडा की है, और हमने अमेरिका के लिए देखी थी यहाँ पर मिसिसिपी रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब तक यहाँ के ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा है जो टेम्परेट रीजन के है। और मैप आप देख लेना, इम्पोर्टेंट शहरों के नाम भी दे रखे हैं जो हमने वहाँ पढ़ा, विनीपेग। ठीक है, और एक बार चेक करना, इसमें फिज़िकल मैप है तो शहरों के नाम इसमें ज़्यादा नहीं दे रखे हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर, इस रीजन में, साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर ये जो वेल्ड है, अगर इनको देखें, अगर हम वेल्ड्स की बात करें तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं साउथ अफ्रीका के। ये यहाँ पर जो प्लेटू है उनके ऊपर है, इनकी हाइट लगभग 600 से 1100 मीटर तक हो सकती है। और ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन ईस्ट में पड़ते हैं और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है इन ग्रासलैंड के।
नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका वहाँ पे हाई विल्ड देखने को मिलते हैं, मतलब हाइट जो है 1600 मीटर की हाइट पर उगे हुए हैं ये। और कुछ जगहों पर आप देख सकते हो विल्ड के लिए आपको मैप में दिखाया गया है। यहाँ पर 2 रिवर्स है, ऑरेंज एंड लिम्पोपो, उनकी ट्रिब्यूटरीज इस रीजन को पहुँचती है। आप चेक करो, ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर। और यहाँ पर देखोगे आप ट्रैकन्सबर्ग माउंटेन है एक तरफ ईस्ट की साइड, और वेस्ट की साइड पे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, इसके बाद क्लाइमेट की बात की गई है। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री होता है गर्मियों के टाइम पर, और ठंडा टेम्परेचर भी यहाँ पे 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर ठंड में, 20 डिग्री गर्मियों का, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है। बारिश जो होती है गर्मियों में होती है, नवंबर से फरवरी। यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो नवंबर टाइम में है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है क्लास 6 में कि सन रेस के ऊपर है कि कैंसर वाला रीजन है वो सन के सामने आता है। इसी वजह से यहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से ये जो हमारे लिए जो सर्दियों का टाइम है वहाँ पर ये गर्मियों का टाइम है। ठीक है, वार्म ओशियन करंट्स यहाँ पर बहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ किनारों पर वेल्ड्स के बारिश होती है। सर्दियों में भी बारिश होती है जून से अगस्त तक, अगर ना हो तो यहाँ सूखा पड़ जाएगा। फ्लोरा फोना की बात करें तो वेजिटेशन कवर जो है बहुत कम है, ग्रासेस ही है यहाँ पर ज़्यादातर। रेड ग्रास देखने को मिलती है बुश के अंदर। हाई वेल्ड जो है एरिया, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एकाशिया मारूला, यहाँ पर उगते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो लायंस, लियोपार्ड, चीता, कुडू, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम इनके लोगों की बात करें तो यहाँ पे मेन जो प्रोफेशन है लोगों का सेम है, कैटल रियरिंग। जैसे कि आपने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन के ग्रासलैंड के बारे में, प्रेयरी के बारे में, सेम यहाँ पर भी कैटल रियरिंग की जाती है और माइनिंग यहाँ पर की जाती है, और मिल्क प्रोडक्शन, सब कुछ कॉमन है। अब देखो यहाँ की सोइल जो है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती, लेकिन जहाँ पर अच्छी खासी सोइल है, फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर मेन क्रॉप्स मेज़, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो उगाए जाते हैं। और कैश क्रॉप्स भी उगती है जैसे तंबाकू, शुगर केन एंड कॉटन। शिप रियरिंग यहाँ पे एक और प्रोफेशन है एग्रीकल्चर के अलावा। जैसे यहाँ पर भेड़ पालन किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऊन के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ भेड़ पालन होता है, इस वजह से वूल इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। यहाँ की फेमस शिप है मैरिनो शिप, फेमस है, पॉपुलर है बहुत ही ज़्यादा, और इसकी वूल जो होती है बहुत गर्म होती है। और डेयरी फार्मिंग दूसरा प्रोफेशन है यहाँ पे किया जा रहा है। कैटल जो है उनको पाला जाता है वार्मर सीज़न में, वेटर रीजन में, और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे कि बटर, चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए और बाहर दूसरे देशों में बेचने के लिए। इस रीजन में जस्ट लाइक प्रेयरी, यहाँ पर भी कुछ मिनरल्स है जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप की गई है, क्योंकि यहाँ पर कोल एंड आयरन देखने को मिलता है। गोल्ड और डायमंड की भी माइनिंग की जाती है यहाँ पर। यहाँ के लोग एक और मेजर ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं, वो है गोल्ड एंड डायमंड की माइनिंग करना। जोहान्सबर्ग जो है वो फेमस है एज अ गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और किम्बर्ले यहाँ पर डायमंड की माइंस के लिए फेमस है। तो जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए, किम्बर्ले इज़ फॉर डायमंड। माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड की वजह से साउथ अफ्रीका का रिश्ता, ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हुए थे ब्रिटेन से। धीरे धीरे साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश की कॉलोनी बना लिया गया, और जो मिनरल रिच एरिया है यहाँ पर उसका पूरा मतलब उसका जुड़ाव है, वेल डेवलप्ड नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, अच्छा खासा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप है। अब हम इस वेल्ड के आगे की बॉक्सेस देख लेते हैं। वेल्ड का नाम पड़ा है डच के द्वारा, जो डच यहाँ पर आए थे ब्रिटिश से पहले, उन्होंने इन क्षेत्रों को वेल्ड का नाम दिया है, डच सेटलर्स के द्वारा। तो फिर यहाँ पर बस एक ही बॉक्स था, और इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया, चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7th NCERT।
सो अब हम आप चेक कर लेना, चैप्टर 10 ऑलरेडी अपलोडेड है। सो अब हमारी NCERT ऑफ क्लास 7th ख़त्म होती है। क्लास 7th के बच्चों के लिए यूज़फुल थी ही, कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी तरह से यूज़फुल है। अब हम मिलेंगे सीधा क्लास 8th NCERT में। थैंक यू सो मच।